जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट कवर कर लिया था। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे क्या किस-किस को करना है, रजिस्ट्रेशन की क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हमने कवर कर लिया था। तो दोस्तों देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले सेकंड पार्ट जो आता है आपका, वो आता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो आप सभी लोग को पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्रेडिट होते हैं जब आप कोई गुड्स बी टू बी पर्पज़ के लिए परचेज़ करके लाते हैं। बी टू बी पर्पज़ क्या होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि कोई मटेरियल आप लेके आते हैं जिसको आपको आगे सेल आउट करना है, वो सेल्फ कंज़म्पशन के लिए नहीं है, तो वो आपका बी टू बी में पार्ट में आता है। बी टू बी मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे मैं बिज़नेस हूँ, मैंने परचेज़ करके लाया और मैं आगे सेल आउट कर दूँगा। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर लगेगा जो उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करता है। जीएसटी भी वही जमा करेगा जो उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करता है। हालाँकि यहाँ पे हम देखा जाए तो एक तरीके से हम लोग कंज़्यूमर नहीं हैं, है ना? हम लोग कंज़्यूमर नहीं हैं, हम लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं और एज़ बिज़नेस पर्पज़ उसको रीसेल करते हैं, जिससे कि हम प्रॉफ़िट अर्न कर सकें अपने लिए। तो इस केस में प्रोडक्ट हमने कंज़्यूम नहीं किया, इसलिए जीएसटी का लायबिलिटी हमारे ऊपर बनेगा नहीं। इस केस में क्या होता है कि जो भी जीएसटी हम परचेज़ पे करके आते हैं, उसको हम आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेते हैं। एक तरीके से मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ₹100 की चीज़ आप खरीद के लाए, 18% जीएसटी रेट है, तो 18 ₹100 की चीज़ पे ₹18 आपको जीएसटी जमा करना होगा। अब एक ₹118 में खरीद के लाए, अब वो प्रोडक्ट आप खुद कंज़्यूम करते हैं आप, तो फिर वो तो ₹18 आपके आईटीसी अलाउड नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका। लेकिन इन केस अगर आप वो रीसेल करते हैं, जैसे ₹100 की चीज़ आप 200 में रीसेल कर दी आपने, तो 200 पे जीएसटी आप कितना कलेक्ट करेंगे? ₹36। तो 36 माइनस ₹18 जो आप पहले पे करके आए हैं, वो आपको लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है डिफरेंस अमाउंट जो होगा ₹18, उसी वही जीएसटी आपको पे करना होगा। कहने का मतलब ये जो आप ₹18 जेब पे करके आए हैं, वो कैश क्रेडिट में आपको वापस मिल गया, और बाकी जो भी टैक्स होगा वो आपने जमा कर दिया। तो सबसे पहले जीएसटी की हमने एलिजिबिलिटी चेक कर ली कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन किसको करना है, कब करना है, वॉलंटरी कब कर सकते हैं, वो सब हमने लास्ट पार्ट में देखा है, और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट हमारा आता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक फॉर्म होता है आईटीसी 01। इसकी वीडियो हम पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं आईटीसी 01 की, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कि जिसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और बिज़नेस अगर पहले से चल रहा है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, उसपे जीएसटी आप पे करके आए हैं, तो उसकी आईटीसी आप कैसे क्लेम करेंगे। हम यहाँ पे चेक करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बेयर एक्ट क्या बोल रहा है और चेंजेस क्या हुए हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जीएसटी नोटिस देखने का हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टल पे जितने जीएसटी नोटिस पड़े हुए हैं, रिस्पेक्टिवली उनके पास क्या आंसर उनके लिए करना है आपको। तो सबसे पहले हमें बेयर एक्ट समझना होगा कि बेयर एक्ट में कानून क्या पास हुआ था, उसके हिसाब से हम उसकी रिप्लाई फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 ये कहता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। Every registered person shall, subject to such condition, restriction may be prescribed as per manner specified for section 49, entitled to take input tax credit in supply of the both of the। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन के बाद अभी तक किसी ने भी ITC 01 फाइल नहीं किया। रजिस्ट्रेशन के बाद वो तुरंत काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि पुरानी जो भी स्टॉक उनके पास पड़ा होता है, उसका ITC वो नहीं ले पाते हैं, उसका टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है अपने पास से। तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो आपको आईटीसी 01 भरना बहुत ज़रूरी है। कैसे भरना है उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे आपको आईटीसी लेना है। इसके बाद हम चलते हैं, वो कौन-कौन से कंडीशंस हैं और एलिजिबिलिटी है जिसकी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले कंडीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब in a manner as per section 14 and entitled to tax input criteria of supply of goods services both to him
विच आर यूज टू बी इंटरनेट टू बी यूज ऑन कर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। जैसे कि मैंने ये इतनी सारी बातें आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है वो आप फर्दर बिजनेस के लिए आपने लिया है, खुद सर्विस के लिए नहीं लिया हुआ है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो उसका आपको आईडीसी अलाउ होगा, ठीक है। नॉट notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to in credit of input tax credit in respect of supply of goods। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें अपने पास रखनी होगी। नो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अलाउ नहीं होगा। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड इन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ ऑफ अनलेस इन केस आप रजिस्टर्ड है। तो अब हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है, दिस वन, ही इज इन ए पोजेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट issued by the supplier registered under this act and such other tax paying document as may be prescribed। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, ठीक है, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा आपको दिया गया हो। सेकेंडली कंडीशन, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जो इनवॉइस आपके पास है उसकी गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। दो कंडीशन हम देख चुके हैं, पहले इनवॉइस रख लिया आपने, उसकी सर्विस या गुड्स अपने अपने पास रख ली। फॉर द पर्पज ऑफ हिस दिस क्लाउज it shall be deemed the registered person shall be receive the goods as case may be services, whether the goods are delivered by supplier and recipient of any person other than the registered of the registered person where the electing। अभी मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ कि एक्ट में क्या लिखा है, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसके मतलब क्या होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन वेदर द एक्टिंग एजेंट बिफोर द ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ द गुड्स ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट डिटेल ऑफ द अदरवाइज where the services are provided by supplier and any person on the direction of the any government such registered person। इस टोटल लाइन का कोई खास एक्सप्लेनेशन ही है कि अगर आपका कोई एजेंट सेल करता है तो उस केस में भी वो आईटीसी आप ही का माना जाएगा। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 41 टैक्स द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई शैल बी एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन केस ऑफ कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये जो कंडीशन है ये सबसे बड़ी कंडीशन है और बहुत ही इस कंडीशन की वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपने बिल पोजीशन लिया है, बिल आपने ओरिजिनल बिल आपके पास है, उसके बाद गुड्स और रिसीव कर लिया आपने, उसके बाद उसकी पेमेंट सच हैज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, उसकी पेमेंट आपने सप्लायर को करी और सप्लायर ने वो पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी है, ठीक है। ये कंडीशन बहुत ही टिपिकल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट किया या नहीं किया। जब हम बिल करते हैं तो हम उसकी जीएसटी जो भी अमाउंट होता है वो भी पे कर देते हैं। तो इसके लिए हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी हम बेसिक आपको बताते हैं कि एक्ट क्या पास हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम उस पे जाएंगे फर्दर चीज़ों पे कि किसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा और अभी हम जो केसेस चल रहे हैं असेसमेंट एसएमटी 10 इशू हो रहे हैं उसकी रिप्लाई कैसे तैयार करने हैं। लेकिन पहले हम अभी सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, उसके लिए अलग हम वीडियोज़ के लिए करेंगे, ठीक है। ही हैज़ फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और जिसने भी आपने आईटीसी लिया है तो आपने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी है टाइमली। आईटीसी लेने का टाइम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एज़ पर रूल 180 डेज़ का है कि 180 दिन के अंदर आप आईटीसी ले सकते हैं, उसके बियॉन्ड द आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। या फिर जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न के तक भी आप जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द वेयर गुड्स एंड इनवॉइस इंस्टॉलमेंट इन रजिस्टर्ड टेक इनपुट लॉस्ट ऑफ लॉट इज provided further recipient failed to pay supplier of goods or service or both other than supplier to pay tax reverse charge minimum here an amount of supply and taxable supply within a period of 180 days। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सप्लायर से परचेज करके मटेरियल लाए हैं उसके 180 दिन यानी कि 6 मंथ के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो आप एलिजिबल हैं उस जीएसटी के आईटीसी के। अदरवाइज अगर आपने 180 दिन पेमेंट नहीं किया है तो आप जीएसटी के उस आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और वो आपको रिवर्स करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऑल प्रोवाइडेड ऑल्सो द रेसिपिएंट हैड एंटाइटल्ड टू अवेल पेमेंट मेड टुवर्ड द अमाउंट ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस बोथ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है।
where the registered person shall claim the depreciation of the tax component of the cost of the capital। ये ये देखिए, ये एक अलग चीज़ है। ये क्या है, इसमें ये कहा गया है, जैसे हम एक एसेट खरीद के लाते हैं, मान लीजिए लैपटॉप खरीद के लाए हम 50,000 रुपये का, ये 1 लाख का आप एप्पल का लैपटॉप ले आया, बहुत शौकीन है, आपने एप्पल का लैपटॉप ले आया कि हाँ भाई एप्पल का हम चलाएंगे, ठीक है। तो एप्पल का लैपटॉप 1 लाख लगा लिया है, उस पर GST लगा 18%, वो हो गया 1,18,000 का। अब जब आप बुक में अपने बुक कीपिंग करेंगे, तो उसमें अगर आपने 1,18,000 वैल्यू डाल दी और उस बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने कॉस्ट की वैल्यू जो है फिक्स एसेट में 1,18,000 बुक कर लिया, है ना, उस केस में आप ITC क्लेम नहीं करेंगे। 1,18,000 क्लेम करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कंप्यूटर में 40% डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स है। तो अगर आपने वो चार्ज किया है तो आप इस केस में आप उसकी ITC क्लेम नहीं करेंगे। सेकंड चलते हैं, अरेस्टेड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस ऑफ डेबिट सर्विसेज बोथ फर्निशिंग रिटर्न मंथ ऑफ सितंबर ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफ द दिस। अब ये बताइए इसके बारे में क्या कहना है। रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसमें जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 में चल रहे हैं, तो 23-24 की जितनी भी ITC होगी, हम 23-24 की जितनी भी ITC होगी वो मुझे 24 सितंबर की रिटर्न, यानी सितंबर रिटर्न जाती है अक्टूबर में, यानी कि 24 सितंबर की जो रिटर्न है तब तक हम इसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड वो ITC डिसअलाउ हो जाएगी, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए, अगर कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू फर्निशिंग और रिटर्न ऑफ सितंबर 2018 टिल द फर्निशिंग और रिटर्न। ये 17-18 के लिए जो है वो आया हुआ है, सेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, सेक्शन 16 में 3-4 कंडीशन थी। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। इन शॉर्ट क्या क्या है। पहली बात, आपके पास वो बिल होना चाहिए, ओरिजिनल बिल या डेबिट नोट होना चाहिए। दूसरी बात, आपने वो गुड्स और सर्विस रिसीव की होनी चाहिए एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि बिना रिसीव किए आपने गुड्स सर्विस ले लिया किसी से, है ना। सेकंड, थर्ड वन, वो आपने जो है फर्दर सप्लाई के लिए वो पेमेंट आप जो है आपने कर दिया हो, मतलब सामने वाली पार्टी ने गवर्नमेंट को वो पेमेंट कर चुका हो, और उसने रिटर्न, आपने रिटर्न 39 सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइल कर दिया हो। सेक्शन 39 क्या है, अभी आप समझ रहे हैं कि आप 16 पे 39 सेक्शन, तो अभी बताऊँगा आपको धीरे धीरे, एक एक सेक्शन में कवर करूँगा वेयर एक्ट का, क्योंकि देखिए GST एक्ट जो है वो अब बदलने वाला नहीं है, यही रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले वेयर एक्ट आपको समझना होगा, और 3-4 कंडीशन होगा कि सबसे पहले आपने रिटर्न टाइम पे भरा है और सामने वाली पार्टी ने पे कर दिया है। अब इस पे आप मुझसे ये कमेंट में पूछिएगा कि इस ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, सामने मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाली पार्टी ने पे किया है नहीं किया है। ये अभी तक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ऑर्डर आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है ना। इसके लिए रिलैक्सेशन भी बहुत सारी आ गई है, तो इसके लिए हम अभी नहीं जाएंगे इस पर। अभी हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि क्या क्या एक्ट में क्या क्या है ना। तो मेनली पहला कंडीशन है कि आपके पास ओरिजिनल बिल है, आपने वो गुड सर्विस ले ली है, सामने वाले ने वो टैक्स पे कर दिया है, रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया है, और थर्ड और कंडीशन क्या है, और आपने एसेट में उस पर डेप्रिसिएशन GST अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं किया है, हाँ? और जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो फर्दर सप्लाई के लिए लिया हुआ है, ठीक है। और 180 दिन के अंदर आपने उसकी पेमेंट भी कर दी है, क्रेडिटर को उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है। प्रोवाइडेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू सेक्शन 16, मतलब ITC लेने की 4-5 लिमिट्स कंडीशंस जो हैं वो आपको पता चल गई हैं। आपने रजिस्ट्रेशन देख लिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ITC कैसे लेना है। देखिए, बुक्स आपको GST में कैसे बनाने हैं, हम वो सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको, इसकी स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे बनना है, क्या क्या बनना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि रजिस्ट्रेशन और ITC, ये 2 रेडी कर लिया आपने, 2 पार्ट आपके रेडी हो गए कि ITC कैसे लेना है, क्या कंडीशंस है, और रजिस्ट्रेशन कब करना है, किस कंडीशन में करना है, कैसे करना है। थर्ड जो आता है, अब GST क्रेडिट ब्लॉक करने का प्रोविज़न भी है, जो कि अभी मैं आपको कुछ ख़ास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये
चीज़ एक्चुअल प्रैक्टिकली है नहीं, तो अभी मैं आईटीसी के बाद मैं आपके पास सीधे ले चलूँगा आपको रिटर्न फाइलिंग पे चलेंगे हम लोग इसके बाद। तो आईटीसी 01 के थ्रू रिटर्न हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले हमने देख लिया रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशन है, आईटीसी कैसे लेंगे, अब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कैसे सप्लाई करेंगे, रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है। आपने समझ लिया कि सितंबर तक आप कर सकते थे। मैंने बता दिया आपको कि 23-24 की जितनी भी आईटीसी हैं, अगर कुछ छूट जाता है आपसे तो आप 24 सितंबर की रिटर्न फाइल करने से पहले आप उसको ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे जिससे कि आपका भी देखने में ईजी हो, तो सेक्शन वाइज ही इसको मतलब करेंगे। लास्ट में कंपेरिजन शो करेंगे आपको जरूर हम। तो पहले हमने बेरेक्ट समझा, अब हम जो है उसके बाद बेरेक्ट के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे काम करना है। लेकिन बेरेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसी बेरेक्ट के बिहाफ पे ही आप किसी से भी सामने बात कर सकते हैं कि बेरेक्ट में क्या लिखा है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो मेरा यही पर्पज़ है कि पहले आपको बेरेक्ट एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, उसके बाद जो केसेस में अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, इवन तो मैंने हाई कोर्ट के भी 2-3 केसेस किए हुए हैं, तो उसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।